दो समांतर एवं स्वतंत्र तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, अतः वे एक परस्पर आकर्षित करेंगे, परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे, नए आकर्षित होंगे, नए प्रतिकर्षित होंगे, या घूमकर परस्पर लंबवत हो जाएंगे। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आपके पास दो यानी पैरेलल वायर हैं, उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो हमें बताना है कि ये दोनों वायर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी आपके पास दो वायर हों, उसके अंदर यदि सेम डायरेक्शन में दोस्तों हमारी जो धारा है वो प्रवाहित हो रही हो यानी करंट फॉलो कर रहा हो, तो दोस्तों वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि ये धारा दोस्तों हमारी विपरीत डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही हो, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि दो समांतर धारों में जो धारा है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दो समांतर तारों में यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि प्रोटॉन की दो किरणावली एक दूसरे के समांतर एवं एक ही दिशा में जा रही हैं तो वे, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमारे पास कोई दो प्रोटॉन की किरणावली यानी दो किरण हैं, वे एक दूसरे के समांतर एवं एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हमें बताना है कि दोस्तों वे एक दूसरे पर कोई बल आरोपित नहीं करेंगी, या आकर्षित करेंगी, या प्रतिकर्षित करेंगी, या घूमकर एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। दोस्तों याद रखना, जब कोई दो आवेश यदि स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, तो दोस्तों उन पर दो फोर्स कार्य करते हैं। एक बल हमारा करता है चुंबकीय बल और दूसरा होता है विद्युत बल। दोस्तों यानी कि यदि यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यदि सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो हो रही हो या सेम डायरेक्शन में समान आवेश गति कर रहे हो, तो दोस्तों उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। और दोस्तों हम जानते हैं दो समान आवेशों पर जो विद्युत बल लगता है वो यानी कि समान आवेश से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यानी दोस्तों विद्युत बल यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो दोस्तों अपन याद रखना, जब आवेश स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो चुंबकीय बल होता है वो विद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर विद्युत बल प्रभावी होगा, और विद्युत बल प्रभावी होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मत कर देना। कई बच्चे क्या कहेंगे कि यानी दोस्तों यानी कि जो किरणावली एक दूसरे यानी एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यानी धारा एक डायरेक्शन प्रवाहित हो रही है, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्वतंत्र रूप से ये गति कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारा विद्युत बल भी कार्य करेगा, और विद्युत बल का मान चुंबकीय बल से अधिक होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ए तथा बी के लंबवत एकांक सदिश है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें चार एकांक सदिश दिए हुए हैं, हमें बताना कि कौन सा एकांक सदिश हमारा ए और बी के लंबवत है। तो दोस्तों हमें पता है कि आपके पास यदि कोई भी हमें दो सदिश दिए हुए हों, इनका यदि दोस्तों हमें परपेंडिकुलर एक अन्य सदिश निकालना है, तो यदि इन दोनों का अपन क्रॉस मल्टीप्लाई यानी सदिश गुणन करते हैं, तो दोस्तों हमें जो सदिश प्राप्त होगा इन दोनों के लंबवत होगा। यहाँ पर हमें दो सदिश दिए हुए हैं ए और बी। यदि इसके लंबवत सदिश हमें प्राप्त चाहिए हो, तो यदि दोस्तों अपन ए वेक्टर यदि बी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोस्तों इन दोनों के लंबवत प्राप्त होगा। और दोस्तों यदि किसी भी सदिश का हमें एकांक सदिश निकालना हो, तो उस सदिश के अंदर अपन उसका जो मोड होता है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका अपन डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यदि इसके अंदर अपन ए क्रॉस और बी क्रॉस का यदि अपन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों हमें ए और बी के लंबवत एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो ए क्रॉस बी होता है वो हमारा ए बी साइन थीटा की होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो एकांक सदिश हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी का, वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ए और बी के लंबवत जो एकांक सदिश हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों आपके पास यदि दो सदिश दिए हुए हों, यदि उनका एकांक सदिश यानी लंबवत एकांक सदिश पूछा जाए, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, नहीं है ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सदिश P इज इक्वल टू 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस 2k कैप तथा Q इज इक्वल टू आई जे के कैप समांतर हैं यदि। यानी दोस्तों आपको बताना कि ये दो सदिश हैं वो एक दूसरे के समांतर कब होंगे, यानी b का मान क्या रखने पर ये एक दूसरे के समांतर होंगे। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उसके लिए a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन a1 का मान यदि 2 रखते हैं और a2 का मान यदि a1 में दिया हुआ है और
ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी अपॉन में 1। तो यहाँ से अपन प्राप्त करते हैं हमारा जो बी इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 2। यानी दोस्तों यदि अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इक्वल टू में 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि अपन बी का मान 2 रखते हैं तो ये दोनों सदिश हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो हमारा जो बी का मान हो जाएगा वो 2 प्राप्त होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 एक समान पात्र समान ऊंचाई तक 3 भिन्न भिन्न द्रव्य ए बी सी से भरे हुए हैं तो उनके आधार पर दाब होगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि यानी 3 एक समान पात्र हैं, उन तीनों के अंदर दोस्तों समान ऊंचाई तक यानी 3 द्रव्य भरे हुए हैं, उन तीनों का जो घनत्व है दोस्तों वो अलग अलग है, वो हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें बताना कि इन तीनों के यानी जो आधार होगा उस पर प्रेशर किस प्रकार से होगा। हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो रो जी एच होता है। तो यहाँ पर दोस्तों में एच का मान यानी तीनों के लिए समान दिया हुआ है, यानी समान ऊंचाई तक भरे हुए हैं। और दोस्तों अपन जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा कांस्टेंट रहता है, 9.8 रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी सतह पर जो प्रेशर हो जाएगा वो घनत्व के समानुपाती होगा। तो दोस्तों जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा उसके लिए आधार पर प्रेशर सर्वाधिक हो जाएगा। और हमें दिया हुआ कि ए का जो घनत्व है यानी रो ए हमारा मैक्सिमम है, तो इसके लिए पात्र ए पर यानी दोस्तों अधिकतम प्रेशर हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जो आधार पर दाब होगा वो पात्र ए में अधिक होगा क्योंकि इसका जो घनत्व है वो मैक्सिमम है। और हम जानते हैं जो प्रेशर होता है वो घनत्व के समानुपाती होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 6वां क्वेश्चन है यानी 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 समान पात्रों में 3 भिन्न द्रव्य ए बी सी के समान द्रव्य भरे हुए हैं तो उनके आधार पर दाब होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो कि यानी कि 3 समान पात्र हैं और उसके यानी दोस्तों तीनों हैं वो अलग अलग द्रव्यों से भरे हुए हैं। हमें क्या दिया हुआ कि इन तीनों के अंदर दोस्तों यानी जो द्रव्य भरा हुआ है उसका वजन यानी समान है, यानी दोस्तों समान द्रव्यमान के भरे हुए हैं, यानी इनका मास समान है। तो हमें बताना है कि इसके आधार पर जो प्रेशर होगा वो किसके यानी कि सतह पर प्रेशर अधिक होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल है। यदि दोस्तों इस पात्र के अंदर हमारा m द्रव्यमान का द्रव्य भरा हुआ है तो यानी दोस्तों इसकी सतह पर जो हमारा बल लगाया जाएगा वो बल इसके भार के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं m द्रव्यमान का जो भार होता है वो हमारा mg होता है। तो दोस्तों इस पात्र के लिए जो हमारे इस प्रकार से प्रेशर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो f का मान हमें mg प्राप्त हो जाएगा और अपॉन में a। अब दोस्तों हमें क्या दिया हो कि तीनों पात्र समान है, यानी दोस्तों तीनों के लिए जो यानी कि नीचे का जो क्षेत्रफल वो समान है, यानी पात्र समान है इसलिए यानी इनका क्षेत्रफल समान हो जाएगा। तो दोस्तों तीनों का लिए ए का मान भी बराबर है। और हमें यह भी दिया हुआ कि तीनों के अंदर समान द्रव्यमान भरा हुआ है। दोस्तों m का मान भी तीनों के लिए समान है और g का मान हम जानते हैं कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 3 पात्र के अंदर समान द्रव्यमान का यदि लिक्विड भरा हुआ है तो दोस्तों उसके लिए जो प्रेशर होगा वो तीनों के यानी सतह पर बराबर लगेगा, समान लगेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना आपको द्रव्यमान समान दिया हुआ है या ऊंचाई समान दी हुई है। यदि समान ऊंचाई तक भरे हुए होते तो हमारा ए पात्र पर अधिकतम प्रेशर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ कि ऊंचाई अलग अलग है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मास है वो सेम है। तो मास सेम होने के कारण जो प्रेशर लगेगा वो एक समान लगेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आवेशित कण को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो इस कण द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल निम्न में से किसके समानुपाती होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि दोस्तों एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्रफल है यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्रफल है, इसके लंबवत यदि एक आवेशित कण को प्रवेश करवाया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है तो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल यानी बनाया जाएगा, यानी जिस पथ पर यह गति करेगा तो इस पथ का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों आपको बताना है किसके समानुपाती होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों इस पथ की जो रेडियस होती है यानी जो वर्ताकार पथ की जो रेडियस होगी उसका फॉर्मूला हम समझाते हैं दोस्तों r इक्वल टू हमारा mv अपॉन में qb होता है। या इसको दोस्तों अपन p अपॉन में qb भी लिख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो संवेग इक्वल टू mv होता है तो mv को अपन p भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार की इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये हमारा पाई हो जाएगा और p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है 1/2 p स्क्वायर अपॉन में m होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो पी स्क्वायर का जो हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है वो 2me प्राप्त होता है। तो दोस्तों पी स्क्वायर की जगह अपन 2me रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या पर हो जाएगा, या पाई लग जाएगा 2me अपॉन में क्यू स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो काइनेटिक एनर्जी के समानुपाती होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कि एक आवेशित कण को एक समान
एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में यदि प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके बनाया गया जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वह काइनेटिक एनर्जी के समानुपाती होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि दोस्तों अपन ए वाला भी नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों यह वेग स्क्वायर के समानुपाती होगा, यानी कि आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्तों संवेग के भी स्क्वायर के समानुपाती होता है। लेकिन यदि गतिज ऊर्जा होती है तो दोस्तों यह गतिज ऊर्जा का डायरेक्ट समानुपाती हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि पीएन संधि में एलवांस धारा बहती है जबकि अभिनति है अगर अभिनति पश्च अभिनति शून्य या अधिक है। यानी दोस्तों हमें बताना है हमारा कोई ये पीएन संधि होता है, यानी दोस्तों पीएन डायोड होता है। इसके अंदर हमें बताना है कि दोस्तों यदि इसको किस अभिनति में जोड़ा जाए जिससे कि एलवांस धारा प्रवाहित हो। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो पीएन संधि होता है यानी पीएन डायोड होता है उसको यदि अपन उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायस या पस अभिनति में जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारी जो एलवांस धारा होती है प्रवाहित होती है। दोस्तों एलवांस धारा होती क्या है, यानी दोस्तों यदि अपन किसी भी पीएन संधि को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं यानी उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं तो दोस्तों यानी इसमें यदि करंट फ्लो होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है यानी नगण्य होता है। लेकिन दोस्तों इसका यदि वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं रेगुलर बढ़ाते हैं तो एक यानी दोस्तों वोल्टेज के सीमा के बाद यानी वो यदि और अधिक वोल्टेज करेंगे तो इसके अंदर धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। तो दोस्तों यानी जिस धारा पर यानी बाद इसका धारा का मान अचानक बढ़ जाता है तो उसी धारा को अपन एलवांस धारा कहते हैं। तो इस प्रकार जो एलवांस धारा होती है वो कौन सी अभिनति में होती है, पश्च अभिनति में। जिसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि पीएन संधि में अक्षय परत बनती है। यानी दोस्तों हमें बताना है हमारा जो पीएन जंक्शन होता है यानी पीएन संधि होती है उसके अंदर बीच में दोस्तों जो अक्षय परत बनती है वो आपको बतानी किस कारण बनती है। तो दोस्तों हम जानते हैं पीएन संधि में हमारे एक तरफ पी प्रकार की अशुद्धि होती है, एक तरफ एन प्रकार की अशुद्धि। दोस्तों पी प्रकार की अशुद्धि में हमारे जो होल होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं और एन प्रकार की यानी दोस्तों हमारी जो अशुद्धि होती है उसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक होते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे की यानी दोस्तों जो बीच में दोस्तों हमारा जो संधि वाला पार्ट होता है वहाँ पर दोस्तों ये एक दूसरे की ओर विसरण करते हैं। तो दोस्तों होल एवं जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या अपन कह सकते हैं जो आवेश वाहक होते हैं उन दोनों के विसरण के कारण दोस्तों यहाँ पर एक परत बन जाती है। उसी परत को दोस्तों अपन अक्षय परत कहते हैं। तो दोस्तों यह किसके कारण बनती है, यह बनती है हमारी आवेश वाहकों के विसरण के कारण। दोस्तों यहाँ पर हमारे होल अधिक संख्या में होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, ये एक दूसरे की ओर विसरण करेंगे और बीच में दोस्तों हमारे इन दोनों का यानी उदासीन हो जाएंगे, युग्म बन जाएगा और इस युग्म के कारण एक परत बन जाती है, वही परत हमारी अक्षय परत हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी पीएन संधि क्षेत्र में दोस्तों हमारी जो अक्षय परत बनती है वो आवेश वाहकों के विसरण के कारण बनेगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उत्क्रम अभिनति में है। दोस्तों हमें बताना कि आपको यहाँ पे 4 डायग्राम दिए हुए हैं उनमें से बताना कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसके अंदर दोस्तों हमारा जो पीएन डायोड है वो उत्क्रम अभिनति में जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों याद रखना जब हमारा कोई भी यानी डायोड हो उसका दोस्तों हमारा ये पी वाला पार्ट होता है, ये एन वाला पार्ट है। यदि दोस्तों हमारा जो पी वाला पार्ट होता है वो एन की तुलना में अधिक वोल्टेज से जुड़ा हुआ हो तो दोस्तों ये हमारा यानी अग्र अभिनति में जुड़ा होता है। और दोस्तों यदि हमारा जो एन की तुलना में जो पी का वोल्टेज है वो कम हो तो ये हमारे उत्क्रम अभिनति में जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमारा जो पहले वाला चित्र है दोस्तों यह हमारा जो एन वाला पार्ट है वो 10 से जुड़ा हुआ है और जो पी भाग है वो हमारा 15 से, यानी दोस्तों पी वाला जो हमारा पी वाला शुद्धि वाला पार्ट है दोस्तों अधिक वोल्टेज से जुड़ा हुआ तो ये हमारा अग्र अभिनति हो जाएगा। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि यानी दोस्तों हमारा जो पी भाग है वो भी यानी एन भाग की तुलना में अधिक यानी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है क्योंकि -10 से हमारा -5 अधिक होता है। तो दोस्तों ये भी हमारा अग्र अभिनति में हो जाएगा। और सी वाले डायग्राम में देखते हैं कि दोस्तों इसका मतलब है यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी की वोल्टेज होती है हमारी 0 है और दोस्तों ये हमारा है -10 है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो पी वाला भाग है वो नेगेटिव अधिक नेगेटिव से जुड़ा हुआ है यानी दोस्तों एन की तुलना में कम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी उत्क्रम अभिनति हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी वाला। दोस्तों आपको ये देखना होता है कि यानी हमारा जो पी भाग एवं एन भाग है यदि पी भाग यदि दोस्तों यदि अधिक वाली वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा अग्र अभिनति होगी। यदि हमारा जो पी वाला भाग है वो एन की तुलना में कम वोल्टेज से जुड़ा हुआ हो तो ये हमारी पश्च अभिनति होती है। तो सी वाले डायग्राम में ही दोस्तों हमारा जो पी वाला भाग है वो एन की तुलना में कम वोल्टेज से जुड़ा हुआ है तो ये हमारी उत्क्रम अभिनति हो जाएगी, पश्च अभिनति हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज के जो हमारा क्वेश्चन है या जो मॉक टेस्ट है दोस्तों आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद।